गुड इवनिंग। आज हम लोग विल्सन थ्योरम क्या है इसके बारे में बात करेंगे, उसको प्रूव भी करेंगे। इससे क्वेश्चंस कितनी आसानी से हो रहे हैं कुछ हम ये भी देखेंगे। तो थोड़ा सा बटन साहब ने जो दिया है उसी को मैं समझा भी रहा हूँ। तो विल्सन थ्योरम है, आ, तो इसके पीछे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि जो थ्योरम है वो विल्सन ने जो कहा था वो कंजेक्चर था, प्रूफ नहीं था। तो बच्चों एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन हुए, उन साहब का नाम था एडवर्ड वेरिंग। तो इन्होंने 1770 में, अब ठीक है, एक बुक थी, उसमें बहुत सारे नए रिजल्ट्स इन्होंने अपनी बुक में लिखे थे। इसमें इन्होंने एक बड़ी शानदार प्रॉपर्टी कही और इन्होंने पूरा सम्मान दिया। इन्होंने कहा कि मेरा एक स्टूडेंट है जॉन विल्सन। विल्सन ने मुझे ये भेजा था कि पी हमेशा P divides P माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन। P हमेशा इसको डिवाइड करता है। ये एडवर्ड बेरिन ने कहा कि मेरे स्टूडेंट जॉन विल्सन ने ये मुझे भेजा है। ठीक हो गया। और विल्सन ने कैसे ये किया था? विल्सन ने प्रूफ नहीं किया था। विल्सन ने प्राइम नंबर बहुत सारे लेके देखे, लिए प्राइम नंबर, और देखा कि हाँ पी हमेशा जितना भी वो कर पाए होंगे पी माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन को डिवाइड करता है। तो विल्सन ने अपने अनुभव से देखा और उसने कहा कि इसका मतलब ये हर प्राइम नंबर के लिए सही होना चाहिए। तो उसने अपने गुरुजी वेरिंग साहब को भेज दिया। वेरिंग साहब ने भी रियलाइज किया जितना हो सकता था, और उसके बाद अपनी किताब में इसको जगह दे दी। प्रूफ नहीं था इसका, ना विल्सन के पास था ना वेरिंग के पास था। तो बल्कि इसके लिए कहा जाता है कि वेरिन ने कहा भी कि ये उन थ्योरम्स में से है जिसको प्रूफ करना सबसे डिफिकल्ट होगा। तो गॉस ने बड़ी आलोचना भी की शायद उस लाइन की। और 1771 में बच्चों लैग्रेंज ने इस थ्योरम को प्रूफ किया, और बड़ा आसान प्रूफ दे दिया लैग्रेंज ने, जो हम आज पढ़ेंगे। तो प्रूफ लैग्रेंज का है, लेकिन क्योंकि सबसे पहले इस पे बातचीत विल्सन के द्वारा ही हुई थी, कंसेप्ट विल्सन ने दिया था, तो इसे विल्सन थ्योरम ही कहते हैं। थ्योरम क्या है अब आप ये भी समझ ही चुके हैं कि कोई भी प्राइम नंबर हमेशा p माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन को डिवाइड करेगा, ये प्रूव करना है। तो कभी अगर किसी वाइवा में किसी ने पूछ लिया विल्सन थ्योरम मालूम है, तो क्या विल्सन ने प्रूव की या क्या है, रिजल्ट क्या है, तो बता देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना समझ में आया होगा। यस सर। यस सर। हाँ, काफी आसान प्रूफ है। और बच्चों फरमास थ्योरम का कन्वर्स सही नहीं था, लेकिन विल्सन का कन्वर्स भी सही होगा। मतलब पी चीजें एन समझ लीजिए, एन अगर प्राइम है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो एन प्राइम होगा। उल्टा भी सही है, इसका कन्वर्स भी सही है। तो प्राइम कंडीशन के लिए प्राइम के हिसाब से ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट हुआ कंसेप्चुअली, प्राइमलिटी चेक करने के लिए किसी नंबर की। लेकिन इसके साथ थोड़ी व्यावहारिक परेशानी है। जो फैक्टोरियल होता है बच्चों, वो थोड़ी देर में बहुत तेजी से रैपिडली ग्रो करता है, तो बड़े नंबर्स का जो फैक्टोरियल होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि व्यावहारिक नहीं हो पाता। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए तो ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर की टेस्टिंग के लिए व्यावहारिक थोड़ा कम है बड़े नंबर्स में। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी पूरी बातचीत। फर्मा थ्योरम के मुकाबले विल्सन थ्योरम का एडवांटेज ये है कि विल्सन थ्योरम का कन्वर्स भी सही है। मतलब अगर कोई एन अगर नेचुरल नंबर है जो n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन को डिवाइड करता है, तो n प्राइम होगा, और n प्राइम है तो ऐसा जरूर होगा। तो ये
बहुत शानदार रिजल्ट इस सेंस में है। तो प्राइम नंबर की टेस्टिंग का कंसेप्चुअली बहुत अच्छा लॉजिक है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर क्योंकि फैक्टोरियल होने की वजह से थोड़ा सा बड़ा प्राइम लेते ही फैक्टोरियल बहुत बड़ा हो जाता है, तो व्यावहारिक नहीं हो पाता। तो व्यावहारिक तौर पर हम इसे यूज ज्यादा बड़े नंबर के लिए नहीं कर पाते। तो विल्सन का एडवांटेज और विल्सन का एप्लीकेशन प्राइम नंबर्स प्राइमलिटी के लिए कंसेप्चुअल होता है। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूँ और प्रूव करता हूँ। यहां तक पूरी बातचीत क्लियर हो गई सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, तो अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इसका। तो विल्सन का कंसेप्ट है, मतलब प्रूफ लैग्रेंज का है। तो थ्योरम है इफ p इज प्राइम। अब ये लैग्रेंज का प्रूफ होगा, हो सकता है, इसीलिए कन्वर्स बाद में करेंगे। देन p minus 1 factorial is constant to minus 1 modulo p। अच्छा, तो इसे प्रूफ करना है। लैग्रेंज का काम हमेशा, मतलब फ्रेंच, उसमें लैग्रेंज ने जबरदस्त सफलता पाई है। मेरे ख्याल से फ्रेंच में सबसे बड़ा सम्मान रहा होगा लैग्रेंज का। फ्रेंच मैथमेटिशियन में क्रॉसी के बाद मुझे लगता है, हो सकता और भी रहे हों। तो अगर मैं P2 ले लूं, तो P2 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 3 तो बहुत छोटे छोटे आसान नहीं हो जाएंगे। जैसे चलो शुरुआत कर रहे लिख देते हैं, if p equal to 2 then 2 minus 1 factorial तो 1, और 1 is congruent to minus 1 modulo 2, ठीक है ना? क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस को 2 ने डिवाइड करना चाहिए ना। तो 1 और -1 का डिफरेंस कितना होता है? 0. 2 होता है यार। अगर 1 और -1 का डिफरेंस 0 होता है, तो 1 और 1 का डिफरेंस कितना होता है फिर? Yes, sir. Sir, 2. हाँ, तो 2 होगा, तो डिफरेंस को डिवाइड करना चाहिए। ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एन लिखते हैं, तो एन डिवाइड्स ए माइनस बी लिखते हैं ना आप लोग। तो Yes, ये sir. सही है। तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज रिजल्ट इज ट्रू फॉर p इक्वल टू 2। ऐसे ही इफ p इक्वल टू 3 ले लें, तो भी ट्रिवियल हो गया। तो 3 minus 1 factorial 2 congruent to -1 modulo 3, ये भी ठीक है ना? Yes, Yes. sir. सर। हाँ, रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर p equal to 3। तो 2 और 3 ट्रिवियल है, बल्कि बटन आपने तो कहा कि ये ट्रिवियल है, इसलिए इनको छोड़ो। तो अब थोड़ा सा सीरियसली, अब जो प्रूफ आता है, तो p मान लेते हैं 3 से बड़ा कोई प्राइम नंबर है। लेट अस टेक p greater than 3। p प्राइम नंबर है और 3 से बड़ा है, ठीक है। अब मैं a कोई एक नंबर लेता हूं, क्योंकि अब हमें लाना तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस में ही है। सपोज a belongs to 1 2 3 p minus 1। a इनमें से कोई एक है, जो भी होगा, इनमें से कोई भी हो, p इनको किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब p से छोटे हैं। ठीक हो गया, कंसिडर। तो ये लैग्रेंज ने कंसिडर किया है, हम वही बता रहे हैं। तो प्रूफ ही लैग्रेंज के द्वारा दिया गया है।
Ax congruent to 1 modulo p। ठीक है, ए क्या है आपने पहले ही बता दिया है, तो फिर ए और पी का जीसीडी 1 होगा या नहीं? Yes. Yes, sir. Obviously GCD of A and P equal to 1। तो फिर इसका एक यूनिट सॉल्यूशन होगा या नहीं, क्योंकि 1 आएगा, 1 को डिवाइड कर देगा राइट साइड में। Ax कॉन्ग्रुएंट टू B होता है, तो ए और पी का जीसीडी B को डिवाइड करना चाहिए, B भी 1 ही है। तो और यहां पर ये भी है कि कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, तो एक ही यूनिट सॉल्यूशन एक ही आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी अब, ये तो कई बार हो चुका है। Yes, sir. This implies this congruence ऐसे लिखा है, admits a unit solution modulo p। यूनिट सॉल्यूशन मॉड्यूलो p हम ऐसा मान लेते हैं कि एक होगा, और उस सॉल्यूशन को हम कुछ मान लेते हैं xt वो वैल्यू, सॉल्यूशन मतलब xt वैल्यू मतलब कोई आएगी, तो हम इन्हीं में से ऊपर जो है उसको a डैश मान लेते हैं सॉल्यूशन को। सपोज there exists a unit solution, unit integer, उसको a डैश कह देते हैं। तो a डैश के बारे में बताना पड़ेगा कि वो p1 से लेके p-1 के बीच ही है। ये 1 से p-1 है बच्चों, ये 10 जैसा दिख रहा है ना लास्ट, ये p है, तो a डैश भी उन्हीं में से है, मतलब विद, और ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, a डैश कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। ठीक है, माना इसका यूनिट सॉल्यूशन है और उस यूनिट सॉल्यूशन को आपने a डैश बोल दिया, तो ऊपर वाली इक्वेशन को जहां कंसीडर किया है उसको सेटिस्फाई करेगा सॉल्यूशन है, तो xt जो a डैश कर दीजिए, तो a डैश कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p आएगा। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब p तो प्राइम है, तो a और a डैश बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते ना, क्लियर है? Yes, sir. तो यहां से 2 ट्रेस ले लेते हैं, एक मिनट। Now a and a dash may be either a equal to a dash or a is not equal to a dash। केस फर्स्ट कर लेते हैं, जब a और a डैश बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, तो मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूं। केस फर्स्ट, इफ a equal to a dash, अगर आप ऐसा मानते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, सोचिए। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. तो p डिवाइड्स a स्क्वायर माइनस 1 implies p डिवाइड्स a प्लस 1 या a माइनस 1, क्योंकि प्राइम नंबर अगर दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करे तो इसका मतलब आइदर क्या होगा, Either P divides A plus 1. आइदर
P डिवाइड्स A माइनस 1 और P डिवाइड्स A प्लस 1, ऐसा होगा। ठीक है, अगर इसका मतलब हुआ, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसका मतलब हुआ A कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो P, या फिर A कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉड्यूलो P। ठीक है, पहले वाले में देखिए कि 1 रिमाइंडर कब आएगा। ए क्या है आप ध्यान से देखिए, पीछे आपने लिखा है ए 1 से लेकर P माइनस 1 तक कुछ भी हो सकता है। तो रिमाइंडर 1 किस समय आएगा, प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और सब P से छोटे हैं। जब A 1 हो, वेरी गुड। और दूसरे वाले से, जब A P-1 हो। वेरी गुड। ए इक्वल टू 1 और यहां से ए P माइनस 1 ले लीजिए। अगर ए को आप P माइनस 1 लेते हैं तो फिर ठीक है, P से डिवाइड करके रिमाइंडर माइनस 1 ही आएगा। तो ए या तो 1, मतलब 1 होने पे आप ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर है, आप ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 कह रहे हैं ना मॉड्यूलो P। तो अगर ए और ए डैश दोनों बराबर ले रखे हैं आपने और दोनों बराबरी में 1 आ गए, तो ए भी 1 है और ए डैश भी 1 है, तो ए स्क्वायर 1 ही होगा, तो प्राइम नंबर से डिवाइड करके 1 ही आएगा। ठीक हो गया। अगर दोनों P माइनस 1 है तो पहले एक एक करके करो, मॉड्यूलो P में पहले में भी माइनस 1 आएगा रिमाइंडर, ए में भी और ए डैश में भी माइनस 1 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट प्लस 1 हो जाएगा। तो ये सिचुएशन है केवल कि जिसमें ए और ए डैश बराबर होंगे। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, तो दोनों बराबर केवल एक ही सिचुएशन में होंगे, यहाँ पर बाकी सिचुएशन नहीं होगी। सो A and A dash are same only when A equal to 1 और A equal to P minus 1। ठीक हो गया, बाकी सिचुएशन छोड़ दीजिए। तो अब ट्रेस सेटिंग करता हूं मैं। If A is not equal to A dash, तो अब ध्यान दीजिए, तो बाकी कितने नंबर बचे अब आप ध्यान दीजिए कि 1 2 3 अप टू आपने P माइनस 1 रहा। अगर 1 से लेकर P तक है तो P नंबर होते हैं। अब इस सिचुएशन में जो केस 1 था उसमें से आपने ये वाला भी ले लिया है, लास्ट वाला ये वाला भी हटा लिया। अब ये कितने बचे बच्चों बाकी नंबर? P-3। P माइनस 3। इन्हीं में से A भी है और A डैश भी है। नाउ क्योंकि A और 1 और P माइनस 1 तो तब है जब दोनों बराबर हैं वाला केस आ चुका है। नाउ ए और ए डैश के पास जो चॉइस है वो 2 3 4 से शुरू होकर P माइनस 2 तक है, दैट इज P माइनस 3 चॉइसेस। आप कहेंगे बहुत तेज निकाल दिया P माइनस 3, तो मैं फिर कह रहा हूँ 1 से लेकर P तक कितने हैं टोटल, ये देखो P चॉइस है, P है ही नहीं, एक कम हो गया, 1 नहीं है, दूसरा कम हो गया, P माइनस 1 भी नहीं है, तीसरा कम हो गया, तो P माइनस 3 है। अब आपको इन्हीं में से एक ए ढूंढना है, एक ए डैश ढूंढना है, तो आपको ग्रुपिंग करनी है। नाउ वी ग्रुप
p-3/2 एलिमेंट्स, नहीं p-3 एलिमेंट्स इनटू group p-3 elements in p-3/2 groups such that a dash congruent to 1 modulo p। कि अगर ए उठा रहे हो तो फिर ए डैश उठाना है दूसरा, ताकि उन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए मॉड्यूलो पी पे। p-3/2 इंटीजर होगा बच्चों, क्योंकि p 3 से बड़ा है तो ऑड प्राइम होगा, p ऑड प्राइम है 3 से बड़ा। ऑड प्राइम में अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑड में ऑड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड ही मिलेगा, इवन मिलेगा? इवन अपॉन 2। तो ठीक है ना, ये इंटीजर आएगा। इतने ग्रुप में आप उन्हें कर सकते हैं। क्या मैं समझा पाया इस लाइन को? यस सर। यस सर। ठीक, आपके पास ध्यान से समझिए, ए और ए डैश इन p-3 में से ही लेना है। कैसे लेना है? ए जो ले लिया आपने, फिर ए डैश वो नहीं लेना है, लेकिन ऐसा लेना है कि दोनों का प्रोडक्ट मॉड्यूलो पी पे रिमाइंडर 1 दे दे। ऐसा लेना है इन्हीं में से। और ये ग्रुपिंग करनी है। आपने देख लिया कि ग्रुप बनाने हैं, और ये ग्रुपिंग हो जाएगी क्योंकि p-3 इवन है, मैंने फिर कहा। तो अगर ये इवन है तो हर एक का पेयर बन जाएगा, सो मल्टीप्लाइंग। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करें? सो मल्टीप्लाइंग all these we get 2 3 4 अप टू p-2 तक सबको मल्टीप्लाई कर दो, दो का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हर एक कॉन्ग्रुएंट 1 दे रहा है, तो इन सबका जो प्रोडक्ट होगा कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p होगा या नहीं होगा? बच्चों, क्या मैं ये समझा पाया आप लोगों को? नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं आया कह दीजिएगा। आ गया सर। तो फिर ये कितना हुआ? 2 से लेकर p-2 तक का प्रोडक्ट फैक्टोरियल p-2 हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। तो आपके पास आ गया है फैक्टोरियल p-2 फैक्टोरियल कॉन्वेंट 1 मॉड्यूलो p। दोनों साइड p-1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। p-1 p-2 फैक्टोरियल कॉन्वेंट p-1 मॉड्यूलो p। लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा? p-1 फैक्टोरियल। और राइट साइड क्या बन जाएगा? ये लैग्रेंज का प्रूफ है। वास्तव में जीनियस है कि एनालिसिस पढ़ाओ तो भी लैग्रेंज थ्योरम, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ाओ तो भी लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड फॉर मैक्सिमा मिनिमा, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। नंबर थ्योरी पढ़ाओ तो भी लैग्रेंज सॉल्व कर रहे हैं, और ये 1771 में सॉल्व किया है। आप सोचिएगा 1700 में तब का रिजल्ट है बच्चों। हम 2021 में समझ ले रहे हैं ना, और हमें लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अगर हम समझ भी ले रहे हैं तो एक एग्जांपल से करें इसको अब। यस सर। ये जो लास्ट वाला हो सकता है कईयों को दिक्कत आई हो, ये कैसे पेयर छाटेंगे, इसको क्वेश्चन से करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा, वेरीफाई विल्सन थ्योरम Wilson's theorem for p equal to 30 ले लिया हमने।
13 के लिए सॉल्व करिए। तो p minus 3/2, 13 minus 3/2, 5 ग्रुप्स। ठीक, तो आपको 2, 3, 4, p minus 2, 13 minus 2 मतलब 11 तक के लेने हैं नंबर। इन नंबर्स को मॉड्यूलो 13 पे आपको चेक करना है। तो 8 नंबर में लेता हूं सबसे पहले 2। ठीक है, तो 5 ही ग्रुप बनने हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 8 2 ले लिया। 2 के साथ क्या आएगा आप सोचिएगा, मॉड्यूलो 1 देगा। 7 अरे 2 से 11 तक ही लेने हैं ना। 7 ले लेंगे सर। 3 तो आएगा नहीं, तो 3 के साथ दूसरा आएगा। अच्छा 7 आ रहा है। हाँ 2 और 7 हो गए। अब इधर बताइएगा 3 के साथ मॉड्यूलो 13 में क्या ले लें। पेयरिंग होगी, सबकी होगी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही थ्योरम कह रही थी। 3 के साथ क्या लें, 7 के बाद 8 5 इंटू 3 तो नहीं आएगा, 5 15 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। 8 में 24 ना, 9 में 20, हाँ 9 आएगा। अब 2 आ गया, 3 आ गया, 4 ले लेते हैं। 4 के साथ चले कि 1 आ जाए, मॉड्यूलो 13, 13, 26, सर 10। 10। ठीक है, कहाँ पहुंचा था राइट सर, मुझे अंदाज ही नहीं आता इसमें। ठीक है, अब 5 के साथ 2 और रह गए, मॉड्यूलो 13। 8 8 अच्छा हाँ 8। टू 3 4 5 6 के साथ क्या बचा फिर। 11 ठीक, अब आप ये देख लीजिए, ये लेफ्ट साइड में जो दो दो के प्रोडक्ट हैं, ये सारे नंबर आ गए ना, वो 2 से 11 तक कोई छूटा। नो सर। अब इन सबका प्रोडक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा। 1 मॉड्यूलो 13। लेफ्ट साइड सोचिएगा, 2 से लेके 2 3 लेफ्ट साइड में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब आ गए, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सर 11 फैक्टोरियल। वेरी गुड, मल्टीप्लाइंग ऑल दीज। मल्टीप्लाइंग ऑल दीज, तो बच्चों आपके पास लेफ्ट साइड हो गया, ग्रेटर सा काम हो गया, फैक्टोरियल 11 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 13। अब क्या करना चाहिए, 12 से p माइनस 1 से किया था ना यस सर। मल्टीप्लाई, तो 12, तो 12 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 13 हुआ। यस सर। तो ये हो गया फैक्टोरियल 13 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 13। दैट मींस विल्सन थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर दिस।
तो विल्सन का जो लास्ट पेज है बच्चों, अब शायद ज्यादा बेहतर समझ में आया हो आप लोगों को। सर ये काम जेडपी में भी कर सकते हैं ना, इनवर्स निकालने के लिए? हैं? जेडपी में भी कर सकते हैं ना, ग्रुप में, ये काम इनवर्स निकालने के लिए? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्योंकि नंबर थ्योरी की जो एक्चुअल ग्रोथ हुई है बच्चों, उसकी पूरी फाउंडेशन ग्रुप थ्योरी है। अलजेब्रा जितनी आगे बढ़ी, नंबर थ्योरी भी उसी के आधार पे आगे बढ़ी है। अलजेब्राइक नंबर थ्योरी, फिर एनालिटिकल नंबर थ्योरी भी बढ़ चुकी है अब तो एनालिसिस की वजह से। हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में भी कहा था, इसको एलिमेंट्री नंबर थ्योरी कहते हैं, और कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी इसको बीएससी में पढ़ाती है। कॉन्ग्रुएंस और ये सब। अब हम इसका कन्वर्स भी कर लेते हैं फिर, कि इसका कन्वर्स भी सही है, और लास्ट में नोट भी लगा देंगे कि कन्वर्स तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल यूज कम है। लेकिन प्रैक्टिकल कम होने से थ्योरेटिकल वैल्यू कम नहीं होती। थ्योरेटिकल बहुत शानदार रिजल्ट है, पर किस जमाने का है ये भी देखिएगा। नोट, कन्वर्स ऑफ विल्सन थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू। तो ये ट्रू क्या हुआ? दैट इज if n minus 1 factorial is congruent to minus 1 modulo n, then n is prime। तो ये इफ एंड ओनली फॉर्म में भी पूछा जा सकता है सवाल, कि इफ एंड ओनली इफ कर दो दोनों साइड से। तो अभी प्रूफ करना है। तो या कभी किसी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि फर्मा थ्योरम में और विल्सन थ्योरम में कंसेप्चुअली कन्वर्स सही होने की वजह से ज्यादा अच्छा कौन सा है, तो हम नजरिया हुआ। तो एन प्राइम जब भी प्रूफ करना होता है बच्चों, हमारे लिए परेशानी होती है। तो ऐसे मामलों में हम एन को क्या लेके चलते हैं? सपोज n is not prime, that is composite। हम ये मान लेते हैं। लेट डिवाइजर होगा फिर इसका कोई, लेट d डिवाइड्स n, एंड d जो है वो ट्रिवियल डिवाइजर नहीं है, 1 से बड़ा है। कंपोजिट ही हुआ, मतलब d ऐसा कोई है जो n को डिवाइड। अच्छा, अगर d n से छोटा है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि d n माइनस 1 के बराबर या उससे छोटा है। This implies t less than equal to n minus 1 भी लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? तो No, d is one of the factors of n minus 1 factorial चाहिए, ठीक है। सोचिए, d भी 1 से n minus 1 तक के बीच ही इंटीजर ही है वो भी। तो जब n minus 1 फैक्टोरियल का वो करूंगा तो d इसका डिवाइजर हो गया। यस सर। ठीक हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब, अरे तो आपने क्या प्रूव कर दिया? d डिवाइड्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। इतना क्लियर है बच्चों?
जी ऐसा हो रहा। Yes, sir. अच्छा, अब मेन थ्योरम पे आ जाइए। अभी क्या करना है, हमने हमने ये लेके चलना है n माइनस वन फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस वन मॉड्यूलो n, ये लेके चलना है। ठीक है, तो जो लेके चलना है अब उसको करते हैं। गिवन n divides n minus वन फैक्टोरियल प्लस वन। तो फिर जब n अगर इसको डिवाइड करता है तो n का जो डिवाइजर है d, क्या वो भी डिवाइड करेगा? यस सर। क्यों बच्चों, ऐसा होगा या नहीं? यस सर। तो लेकिन d तो n माइनस वन फैक्टोरियल को डिवाइड करता है, अभी आपने लिखा है। तो d पूरे को भी करता है, तो इसका मतलब d डिवाइड्स वन होगा या नहीं? यस सर। ठीक, तो इधर पे देखिए तो क्या एज्यूम्शन था आपका? इज ग्रेटर देन 1। कंट्रैक्शन। यस सर। सो इनिशियल एज्यूम्शन वाज रॉन्ग। क्या एज्यूम्शन था देखिए तो प्रूफ में सबसे पहले लाइन। n इज कंपोजिट। तो क्या होना चाहिए? n इज प्राइम। बस नोट करिए प्लीज। हाँ, सर ये d डिवाइड्स n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन से हमने ये कैसे इम्प्लाई किया कि d डिवाइड्स वन? सर क्योंकि अगर d किसी भी दो नंबर्स के सम को डिवाइड करता है तो जरूरी नहीं है कि वो इंडिविजुअल नंबर्स को भी डिवाइड करे। नहीं, इंडिविजुअल में n माइनस वन फैक्टोरियल को कर रहा है ना दीदी, इक्वेशन वन में। यस सर। और सम को भी करेगा, तो दोनों के डिफरेंस को भी करेगा या नहीं? यस सर, ओके सर। हाँ, तो वो इक्वेशन वन डिफरेंस कर लो, तो डी वन को करेगा। तो इसका मतलब है कि इनिशियल एज्यूम्शन गलत था और ये n प्राइम है, तो ये गजब रिजल्ट है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, नोट में मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है इसमें बहुत ज्यादा। आप प्लीज ये लिख लीजिए कि टू टेस्ट द प्राइमलिटी ऑफ अ नेचुरल नंबर, Wilson theorem provides a necessary as well as sufficient condition. To test the primality of a natural number, Wilson theorem provides क्या? Necessary as well as sufficient condition. ठीक हो गया, ये तो हुआ कंसेप्चुअल। नई लाइन से, दिस रिजल्ट इज ऑफ थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस। व्हाई? ये रिजल्ट थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस का ही ज्यादा है। क्यों होता होगा ऐसा, सोचिएगा। p फैक्टोरियल एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा बाद हाँ, में। p माइनस वन जो फैक्टोरियल है ना, p बढ़ते ही, बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज p, फैक्टोरियल p माइनस वन इंक्रीजेज रैपिडली। इतना लिख दीजिएगा। ठीक, तो एक आध छोटे सवाल करते हैं। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ही चाहिए, कौन सा करें? क्वेश्चन है, तो 15 फैक्टोरियल है, मॉड्यूलो 17 बताइए कितना आएगा।
वन मॉड्यूल 70 वन p मॉड्यूल - 2 वाला आएगा नहीं? यस सर। तो 1 आ जाएगा। ठीक है। तो सभी लोगों को क्लियर है कि ये 1 आएगा? अच्छे को एक्सप्लेन करना है। जैसे वैसे ही करिए। 17 है तो आपको 16 ने 15 तक पूछा है, तो p - 2 तक है, तो ग्रुपिंग हो जाएगी। यहाँ भी ग्रुप फॉर्म करते हैं तभी किसी को रियलाइज हुआ होगा यहाँ से 1 से इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी अपना इनवर्स होता है, इसलिए उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो बच्चों विल्सन थ्योरम और उसका ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था। अब इसमें विल्सन के ऊपर क्वेश्चंस हैं अभी, और एक क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस पढ़ाना है। अभी तक जो कॉन्ग्रुएंस चल रहा था वो लीनियर था। इसमें लास्ट सेक्शन इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस है। मैं चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर और इसके क्वेश्चन सारे के सारे हम लोग 1-2 दिन में कर लें, ताकि फिर 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद हम नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस पे, ऑयलर्स फंक्शंस पे आ जाएं। तो अभी आप लोग करिए अब इसकी प्रैक्टिस। विल्सन थ्योरम काफी है। कल मैं क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस सुबह और उससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो बोलिएगा प्लीज।